हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के लाभ अथवा उपयोगिता। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि ये सब पॉइंट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पॉइंट आप बार बार देख चुके हैं। इस चैप्टर में हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव, हमने किए हैं फंक्शन, और फिर हम कर रहे हैं एडवांटेजेस, यूजेस। ये कुछ पॉइंट बार बार आएंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, वे होते हैं जो किसी भी काम को करने के पीछे होते हैं। यानी कि अकाउंटिंग का करने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, वो है उद्देश्य है। फिर हम फंक्शन की अगर बात करें, कार्य की बात करें, तो अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, वो उसके फंक्शन है, वो उसके उद्देश्य हैं। और अगर हम बात करें यूज़ या एडवांटेज की, भाई हमें अकाउंटिंग करने से क्या मिल रहा है, क्या हमें गेन हो रहा है, वो चीज़ है एडवांटेज। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अकाउंटिंग के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के प्रबंध में सहायक। अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कामों में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले जैसे हेल्पफुल इन प्लानिंग, मैनेजमेंट को बिज़नेस चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत तरह की प्लानिंग करनी होती हैं। वो प्लानिंग हो सकती हैं सेल इंक्रीज़ करने की प्लानिंग हो सकती हैं, सेल प्राइस क्या हो, कॉस्ट कहाँ तक रहे, ये सारी जो सेल का टारगेट फिक्स करना है एग्जांपल के लिए हम मानते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। उसने अकाउंटिंग ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई हैं कि करंट ईयर में हमारी सेल इतनी रही हैं, उनको आधार मानते हुए हम नेक्स्ट ईयर के लिए योजना बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। फिर है ये हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में हेल्प करती है। निर्णय बहुत तरह के होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सेल प्राइस की फिक्स करने का निर्णय लेना है, या डिस्काउंट दिया जाए या ना दिया जाए तो कितना दिया जाए, ये निर्णय हमें लेना होता है। और इस निर्णय को लेने में अकाउंटिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। अकाउंटिंग हमें बताती है कि हमारे जो सेल्स हैं, वो सेल जो हमारे टारगेट थे उसके अनुसार हो रही हैं या नहीं। अगर हमें सेल बढ़ाने की ज़रूरत है तो अकाउंटिंग से हमें पता चलेगा भाई हमारी सेल टारगेट से कम है, तो उनको बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट फिर डिसाइड कर सकती है कि हमें डिस्काउंट देने की आवश्यकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग में, इसके अलावा बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं मैनेजमेंट को, और अकाउंटिंग विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करके डिसीजन लेने में हेल्प करती है। देन हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, नियंत्रण में सहायक है अकाउंटिंग। नियंत्रण का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, उन स्टैंडर्ड के जो एक्चुअल जो रिजल्ट आएंगे, वो एक्चुअल रिजल्ट फिक्स जो स्टैंडर्ड किए हैं हमने, उनके बराबर आएँ। यानी कि हमारा जो रिजल्ट हैं, जो हमारे परिणाम आए हैं, वो परिणाम हमने जो प्रमाप निश्चित किए थे उनके बराबर आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस ने 100 करोड़ रुपए सेल करने का टारगेट रखा है। अब कंट्रोलिंग क्या काम करेगा? नियंत्रण का काम ये है कि हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट हैं, मान लो हम 90 करोड़ की सेल हुई, तो यहाँ पे अकाउंटिंग देखती है कि ये जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया है, इसके कारणों को दूर करती है, और फिर उन कारणों को दूर करके कोशिश करती है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है फिक्स किया हमने, उस स्टैंडर्ड के बिल्कुल करीब जो हमारे रिजल्ट आएँ, हमारा अचीवमेंट हो। और इसमें अब ये सारे काम कैसे पता चलेगा कि हमने जो अकाउंटिंग ने हमें प्रोवाइड करवाई इन्फॉर्मेशन, तो उसके आधार पे हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे, कंट्रोलिंग में हेल्प करेगी। तो ये पॉइंट हमारा बिजनेस व्यवसाय के प्रबंध में सहायक है अकाउंटिंग। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, पूर्ण एवं नियमित लेखे प्रदान करना। आज के दौर में हम अगर बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, और जब लार्ज स्केल पे बिज़नेस होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस, मिलियंस एंड मिलियंस जो ट्रांजैक्शंस होंगी, बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होंगी, और उन सब ट्रांजैक्शन को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो जब भी ज़रूरत पड़े, अगर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी लेन देन के संबंध में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, जो कि पूर्ण और नियमित लेखे रखती है और उन लेखों के आधार पे हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो आगे नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में सूचना देती है। हमने जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ एंड कम्युनिकेटिंग दोज रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो वहाँ पे समराइजिंग के जो पॉइंट है, सारांश में हमने लाभ हानि खाते की बात की थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की थी, बैलेंस शीट की बात की थी। तो वो सारी की सारी, अब यहाँ पे हमें कोई भी बिजनेस करने का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो वो लाभ केवल कमाया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए और वो बढ़ता रहना चाहिए, लगातार प्रोग्रेस लाभ में होनी चाहिए। तो इसलिए इस लाभ या हानि के विषय में जो सूचनाएं हैं वो हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, जिसके तहत फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं साल के एंड में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। वहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और वहाँ से हमें लाभ और हानि के बारे में सूचना मिलती है। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की वित्तीय स्थिति क्या है, उसके पास कितनी कैपिटल है, वो कैपिटल किन असेट्स में एम्प्लॉय की गई है, फिक्स असेट्स कौन से हैं, कितने डेटर्स हैं, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कैश की क्या पोजीशन है, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सारी सूचनाएं हमें बैलेंस शीट से मिलती है। और बैलेंस शीट जो है अकाउंटिंग में बनाई जाती है फाइनल अकाउंट्स में, जब साल के आखिर में हम ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर वहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सूचना हमें फाइनेंशियल पोजीशन की सूचना बैलेंस शीट से मिलती है। तो ये बैलेंस शीट जो है अकाउंटिंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट है एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। अकाउंटिंग हमें बहुत सारी सूचनाएं देती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। तो ये हमें तुलनात्मक अध्ययन करने में हेल्प करती है। जैसे 2 सालों का, 2 फर्मों का या 2 डिपार्टमेंट का अगर हमें कंपैरिजन करना हो, उस कंपैरिजन करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। उदाहरण के लिए हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं, पिछले साल से हमारे प्रॉफिट कम हुए हैं ज़्यादा, तो हमारे पास दोनों सालों के प्रॉफिट चाहिए और वो प्रॉफिट हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाएगी, तो वहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम बिक्री के मामले में भी कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारी बिक्री जो है बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो पिछले साल की 2 साल के डाटे हमारे पास होंगे जो अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाएगी और उन डाटा के आधार पे हम कंपैरिजन कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, करों के दायित्व का निर्धारण करने में सहायक। बिजनेस को टैक्स देने होते हैं, उदाहरण के लिए इनकम टैक्स दिया जाता है, इनकम के ऊपर लगता है जीएसटी, आज के दौर में गुड्स एंड सेल्स सर्विसेज टैक्स वो लगता है बिजनेस पे, सेल परचेज पे। तो वो निर्धारण करने में हमें अकाउंटिंग हेल्प करेगी। अब सेल या परचेज पे जीएसटी लगता है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, और फिर उनका बैलेंस करके गवर्नमेंट को वो पे किए जाते हैं। डिटेल में आगे आएगा, अकाउंटिंग में हम करेंगे इसको। तो उसको निर्धारण करने में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितनी सेल हैं, कितनी परचेज हैं, कितना जीएसटी हुआ है, फिर उनके बैलेंस निकालने होंगे, या फिर इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स अगर लगना है तो प्रॉफिट कितना है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। तो ये इसलिए उन्हीं आंकड़ों के आधार पे जो अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है, टैक्स का निर्धारण किया जाता है, करों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है कानूनी मामलों में प्रमाण, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। आज का जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर कारपोरेट के रूप में किया जाता है, कंपनी के रूप में किया जाता है, और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को के ऊपर केस भी किया जा सकता है, कंपनी भी किसी व्यक्ति के ऊपर केस कर सकती है। तो जो हमारे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में जो हम अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उनका हर साल जो है ऑडिट होता है ऑडिटर के द्वारा।
ऑडिट होने के बाद कंपनी या कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस है, उसके जो अकाउंट हैं वो कानूनी मामलों में प्रमाण का काम करते हैं, एविडेंस का काम करते हैं। एक बार ऑडिट होने के बाद अकाउंट्स का वो एविडेंस का काम करते हैं। तो जहां अगर कोई मामला कोर्ट में है तो वहां पे ये प्रमाण का काम करेंगे, ये एविडेंस का काम करेंगे, सबूत का काम करेंगे। उसके बाद है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को बेचने में सहायक। अगर कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को बेचना चाहता है तो वहाँ पे समस्या आएगी कि भाई इसकी वैल्यू कितनी हो, इसकी सेल कंसिडरेशन क्या हो, हम कितने में इसको बेचें, और जो ग्राहक होगा उसके लिए भी समस्या है वो कितने में ख़रीदे। तो जो अकाउंटिंग है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कंपनी की या बिज़नेस की, जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जो कि बैलेंस शीट से पता चलती है, उसके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, और उन सब के आधार पे एक सेल कंसिडरेशन, उसका बिज़नेस का मूल्य निकालने में हेल्प होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस। और जब एक मूल्य निकाल लिया जाएगा तो वो बिज़नेस को बेचने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक यूं ही कोई लोन नहीं दे देता। आप देखते भी होंगे अक्सर किन्हीं व्यक्ति को भी अगर लोन लेना है तो उसके लिए ढेरों फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएं बहुत सारी पूरी करनी होती हैं, बहुत सारे कागज़ देने होते हैं, इनकम का प्रूफ देना होता है। ठीक ऐसे ही अगर किसी बिज़नेस को लोन की रिक्वायरमेंट है और वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसको लोन लेने में अकाउंटिंग हेल्प करेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो वो ऐसे ही लोन नहीं देगी। वो अपने लोन के ऊपर जो उसका इंटरेस्ट है वो या जो भी आय का साधन उसके ऊपर बनता है, अगर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट बनेगा तो वो इंटरेस्ट और साथ में जो पैसा वो किसी भी बिज़नेस को दे रहा है वो पैसा वापस आने की गारंटी कोई भी लोन देने वाला, कोई भी क्रेडिटर वो चाहेगा। और ये सारी चीज़ें बिज़नेस के अकाउंट से, जो कि अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, वहाँ से उनको पता चल जाती है। जब उनको लगेगा कि इस बिज़नेस की साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वापस मिल जाएगा, जो उससे इनकम है वो भी वापस टाइमली मिलेगी, तो ये इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है लोन या ऋण लेने में सहायक है, सहायता करती है। देन हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी खातों में सहायक। जिस तरह दूसरे बिजनेस के अकाउंट बनते हैं ऐसे ही पार्टनरशिप में बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। पार्टनरशिप के जब हम अकाउंटिंग करेंगे +2 में, उस टाइम हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी पार्टनरशिप में कोई भी नया पार्टनर आता है, एक पार्टनर छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, उस टाइम पर बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो साझेदारी खातों में भी सहायक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियों और कपटों को रोकने तथा पता लगाने में सहायक। अगर किसी बिजनेस में अकाउंटिंग में भूल हो जाती है या किन्हीं खातों में या रिकॉर्डिंग में भूल हो जाती है, रिकॉर्ड्स में, या छल कपट किए जाते हैं, फ्रॉड्स किए जाते हैं, तो वो बिज़नेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक स्थिति होती है, बिज़नेस को बैडली अफेक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग जो है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, तो जब बार बार वो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, साल के लास्ट में जो है पब्लिश की जाती हैं रिपोर्ट, मैनेजमेंट के पास जाती हैं, बहुत सारे यूज़र के पास जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे अशुद्धियों और कपटों को रोकने में मदद मिलती है। फ्रॉड्स और जो एरर्स हैं उनको कमी करते हैं, उनको रोकते हैं, और अगर उनका पता लग जाता है तो फिर जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं हम ये हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो ये हैं हमारे एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। एक बार दोबारा से हम करते हैं। सबसे पहला व्यवसाय के प्रबंध में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, information regarding profit or loss, information regarding financial position of business, enables comparative study, helpful in assessment of tax liability, evidence in legal matters, then facilitates sale of business. It also helpful in raising loans, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, और लास्ट है इसमें हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स।
आप इसको एक बार या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेखांकन के लाभ या यूजेस को डिस्कस करने के बाद आइए हम डिस्कस करते हैं लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि अकाउंटिंग हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि यूजफुल भी हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। और ये कमियां ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग की जो यूजफुलनेस है उसको कहीं कम कर देती हैं। ये कुछ कमियां ऐसी हैं जिनको सतर्कता के साथ सावधानीपूर्वक उनको दूर किया जा सकता है और उनको सावधानी से अकाउंटिंग करने के बाद इन कमियों को दूर करते हुए हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये कमियां दूर हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट कमियां हैं। तो आइए, फर्स्ट जो है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित। अकाउंटिंग जो है हमें पता है कोई न कोई व्यक्ति करता है, एक अकाउंटेंट करता है जो बिजनेस में होते हैं, और उनके जो व्यक्तिगत निर्णय हैं वो अकाउंटिंग को प्रभावित करते हैं। अकाउंटिंग हमें पता है, हम अकाउंटिंग को साइंस मानते भी हैं, तो ये प्योर साइंस न होकर ये व्यवहारिक विज्ञान है और व्यवहार का विज्ञान होने के कारण इसके व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो स्क्रैप वैल्यू निकालनी होती है उसका अनुमान लगाना होता है, और ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकती है। कोई जो बची हुई मूल्य है किसी असेट का सालों बाद कितना मूल्य बचेगा, तो इसका अनुमान लगाया जाता है और ये व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित हो सकता है। व्यक्तियों के निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल लाइफ की जब बात आती है तो इस तरह से अकाउंटिंग जो है, क्योंकि व्यक्तियों द्वारा की जाती है, तो उनके जो निर्णय हैं वो इसको प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बहुत सारी लेखांकन की अवधारणाएं और परंपराएं हैं जिनके आधार पर अकाउंटिंग की जाती है, और इन अवधारणाओं के कारण कुछ चीज़ें हम जो लेते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं हम ज़्यादातर असेट्स को, जो कि सही नहीं होता। यानी कि एक्चुअल जो उनकी कॉस्ट है, मान लो हमने कोई असेट ख़रीदा है 5 लाख का और 2-3 साल बाद उसको हम उसमें डेप्रिसिएशन घटाते उसको बुक वैल्यू पर ही रखते हैं, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए हम उनको कन्वेंशंस और कंसेप्ट के आधार पे जो करते हैं वो एक्चुअल नहीं होती कॉस्ट उनकी, तो इससे उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरा एक और एग्जांपल है, एक कन्वेंशन है जिसको हम बोलते हैं सतर्कता की परिपाटी या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसके तहत क्या करते हैं, फ्यूचर में जो लायबिलिटी होने वाली हैं या हो सकती हैं, उन लायबिलिटी को तो इस परंपरा के अनुसार हम कंसीडर करते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाली जो आमदनी है, आय है जो, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो इससे सही जो अनुमान है आय व्यय का वो नहीं लग पाता। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अपूर्ण सूचना। जैसे हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अधूरा होता है, एक्चुअल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब बिज़नेस को पूरी तरह से बंद कर दें, लेकिन बंद नहीं कर सकते। बिज़नेस को लंबे समय तक किया जाता है और वो अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन हम अकाउंट बना लेते हैं, तो उसको ज्ञात करते हैं। उस टाइम पे जो प्रॉफिट और लॉस है या फाइनेंशियल पोजीशन वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो सूचना अपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी टाइम पर काम तो चला रहता है बिजनेस में, तो वहाँ पे ये मान अधूरा होता है, पूरा नहीं होता। उसके बाद है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। एक बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अपना मूल्य होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे प्रबंध का चेंज होना, मैनेजमेंट का बदलना, या किसी मैनेजर का बहुत ही कम्पिटिटिव क्वालिटी उसके जो स्किलफुल होना, और उसके अलावा हो सकता है श्रम और मैनेजमेंट में जो संबंध हैं, मालिक और नौकर के जो संबंध हैं वो बहुत ही मधुर संबंध हो किसी बिजनेस में, वो बहुत काम की चीज़ होती है। उसके बाद किसी भी संस्था का, किसी भी बिजनेस में जो नए नए प्रोडक्ट बनाने का जो है, यानी कि रिसर्च जो है, बहुत ही नए नए जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें लाए जा रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इनका अपना मतलब होता है। लेकिन क्योंकि इन चीज़ों को हम क्वांटिटी में नहीं बदल सकते, इनकी वैल्यू नहीं लगा सकते,
इसलिए इनका हम अकाउंटिंग नहीं करते। तो ये चीज़ इसमें कमी है, अकाउंटिंग में हम गुणात्मक सूचनाओं को नहीं लेते, केवल क्वांटिटेटिव चीज़ों को हम लेते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी कन्वेंशन में भी बात की कि हम ज़्यादातर असेट्स को खासकर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं, बुक वैल्यू पे लेते हैं, जितने में परचेज़ किया वहीं से उसकी वैल्यू चलती रहती है, और समय बीतने के बाद वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्योंकि है उनकी मार्केट वैल्यू उनसे कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करते। तो ये खासकर असेट्स के मामले में ज़्यादा होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन चीज़ों की जो वैल्यू है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। उसके बाद है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, झूठे दिखावों से प्रभावित। कुछ जो बिज़नेस हैं इसमें ऐसा कर सकते हैं, दिखावे कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल अकाउंटिंग ईयर के एंड में मान लेते हैं, जैसे 20-25 मार्च के आसपास जब अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो वहाँ पे कुछ परचेज़ करते हैं, और अगर इसको परचेज़ को दिखाते हैं तो ये एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे और इससे प्रॉफिट कम होगा। तो अपने फेवरेबल पोजीशन दिखाने के लिए कुछ बिज़नेस क्या कर सकते हैं, इस परचेज को छुपा सकते हैं। इसकी अकाउंटिंग अगर ना की जाए तो इसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। या फिर स्टॉक को ज़्यादा प्राइस पे दिखा दें, उससे प्रॉफिट बढ़े हुए दिख जाएंगे लेकिन एक्चुअल वो नहीं है, तो ये भी अकाउंटिंग की कमी हो सकती है, होती है। देन अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, भावी अनुमानों के लिए जो है ये अनुपयुक्त है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो पास्ट पे आधारित है, पास्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पे की जाती है, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, किसी को भी फ्यूचर का पता नहीं होता क्या होना है, और उस अनसर्टेन फ्यूचर के लिए अगर हम कोई अनुमान लगाते हैं पास्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर, तो इसलिए वो अनुपयुक्त रहते हैं, वो सही नहीं होते, अनसूटेबल होते हैं वो अनुमानों के लिए। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। दोबारा से हम करते हैं, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित। दूसरी है लेखांकन की अवधारणा और परंपराओं पर आधारित है, अपूर्ण सूचना होती हैं, गुणात्मक सूचनाओं का अभाव रहता है, ये ऐतिहासिक लागतों पर की जाती है अकाउंटिंग, झूठे दिखावों से प्रभावित हो सकती है, और भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त है, फोरकास्टिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये लिमिटेशन ज़रूर हैं, लेकिन इनका लिमिटेशन का होना किसी भी तरह से अकाउंटिंग की यूज़फुलनेस को कम नहीं करता है। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सतर्कता के साथ ध्यानपूर्वक अगर हम अकाउंटिंग करें, इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, इन कमियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए ये अकाउंटिंग की यूज़फुलनेस को कम नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।